हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और कोविड के डर को देखते हुए बिना किसी जेन्युइन रीजन के आप घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। ऐसी भी मैं आपसे आशा करता हूँ। बच्चों, आप सभी लोग समझदार हो तो आपको अपनी एज वेल एज अपने परिवार की चिंता करते हुए बिना किसी कारण से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ही जरूरी हो तभी आपको बाहर निकलना चाहिए। तो चलो बच्चों, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आपका जो सिलेबस चालू होता है तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। लेकिन बच्चों, मैं जहां से लेक्चर आपका चालू करना चाहता हूं तो मैंने सेकंड चैप्टर को पहले चुना है यहाँ पे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में कहा करते हैं बहुपदी। अब बच्चों, आप बोलोगे कि सर आपने ये चैप्टर, पहला चैप्टर यही क्यों चॉइस किया। तो बच्चों, 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो अलजेब्रिक सिलेबस है। मैक्सिमम पार्ट जो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस का है वो अलजेब्रिक है। आपके पेन में एक अलजेब्रिक हुनर आना जरूरी होता है। 9th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस था तो नियर अबाउट 70 to 80% वो सिलेबस ज्योमेट्रिकल था। और अलजेब्रा में आपका प्रैक्टिस का जो हैंड होता है वो 9th स्टैंडर्ड में छूट सा जाता है और 10th स्टैंडर्ड में आपको एकदम हायर अलजेब्रा फेस करना पड़ता है। तो उस अलजेब्रा को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में लाने के लिए, समझने के लिए सबसे मेन चैप्टर अगर 10th स्टैंडर्ड में कोई होगा तो वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये चैप्टर बच्चों आपको 9th स्टैंडर्ड में भी था, फर्स्ट टर्म में पॉलिनोमियल चैप्टर था। तो बहुत एक ह्यूज गैप उस पॉलिनोमियल चैप्टर पे होता है और आपने उस पॉलिनोमियल चैप्टर को सिर्फ एनसीईआरटी से मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होगा। ध्यान रहे बच्चों, 10th स्टैंडर्ड में जो अलजेब्रा आपको फेस करना है तो मैं ये चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बुक के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। आपको आरडी शर्मा जैसा रेफरेंस बुक भी रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा बच्चों अलजेब्रा में क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना आपका फ्यूचर मैथ्स में ब्राइट रहेगा। तो मैं तो क्या कहते हैं, मेरे पास जो बच्चे होते हैं तो एनसीईआरटी तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आरडी शर्मा, ऑक्सफोर्ड जैसे जो स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस होते हैं, एबीसी होता है, ऑक्सफोर्ड होता है, आरडी शर्मा है, ठीक है। तो इन स्टैंडर्ड पब्लिकेशन से चुने हुए मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स से लेके बहुत हायर लेवल तक न्यूमेरिकल्स लेता हूं, तो जिससे बच्चों का अल्जेब्रिक हैंड बन जाता है, अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग बन जाता है। उनको मार्क्स के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं होती है, मार्क्स खुद उनके पीछे दौड़ते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। ध्यान रहे बच्चों एक चीज, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट मैथमेटिकली ही पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके, इधर उधर के एग्जाम्पल्स देके मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को भी वो बीच में जोकिंग वोकिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रहे इससे आप कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे कोसों दूर चले जाते हो। मैथ्स को या किसी भी साइंस की सब्जेक्ट को साइंटिफिकल ही पढ़ना जरूरी होता है। उसकी टर्म्स जो होती है, उसकी जो डेफिनेशन होती है, उसमें वर्ड टू वर्ड साइंटिफिक होना जरूरी होता है। और वही अगर आदत बच्चा लगाता है तो उसका प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल स्टडी होता है और ऐसे बच्चों को मार्क्स के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं होती है, उनके पीछे मार्क्स दौड़ते हैं। तो आप पहले ये डिसाइड करो बच्चों कि आपको मार्क्स के पीछे दौड़ना है या मार्क्स को आपके पीछे आपको दौड़ाना है, ठीक है। तो आपका चॉइस है। फिर से रिपीट करूंगा मैं कि एनसीईआरटी पे पूरा डिपेंडेंट मत रहो। आपको चाहे कोई कैसे भी बोले कि आपका 100% पेपर एनसीईआरटी में से ही आता है, तो भी बच्चों एनसीईआरटी पे पूरा डिपेंडेंट मत रहो। अच्छे पब्लिकेशन की, आरडी शर्मा जैसी बुक्स को रेफर करने की आदत डालो, आपका फ्यूचर मैथ्स में जरूर ब्राइट होगा। तो पहला चैप्टर हम चालू करने जा रहे हैं बच्चों, पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपदी। बहुपदी माने एक से ज्यादा पद जिसमें होते हैं वो होता है बहुपदी। यहाँ 10th स्टैंडर्ड में आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। वैसे पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई, पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई एंड जेड। तो ये सब बच्चों आपको हायर स्टडीज में माने आफ्टर 10th एंजॉय करना है। तो अभी तो आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए आता है यूनिवेरिएट।
10th स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले बच्चों इसका आप डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल ऐसे टर्म करने के लिए आपके पास में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। आप किसी को भी पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं बोल सकते हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक्स का कोई एक्सप्रेशन दिखा तो उसको पॉलिनोमियल इन एक्स बोलते हैं। उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, पॉलिनोमियल उसे कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो उसके लिए हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है। मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों आपके सामने लिख रहा हूं, an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस an minus 2 x to the power n minus 2 प्लस so on प्लस a0। यहां ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से चेक करोगे तो यहां ये एक प्रोडक्ट है। हर जगह आपको प्लस साइन के साथ में या माइनस साइन भी हो सकता है। ये जो सेपरेट हुए हैं प्लस साइन के बाद में या प्लस साइन के पहले, यहां एक प्रोडक्ट दिख रहा है। इसमें ये जो an माइनस 1 an माइनस 2 सो ऑन a0, ये जो सभी है इन्हें कहा जाता है कांस्टेंट। दे आर कांस्टेंट, माने these numbers are belonging from the real number, माने ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। दूसरी चीज, यहां आपको x दिख रहा है, डिफरेंट एक्सपोनेंट है x के, x का पावर यहाँ n दिख रहा है, यहाँ x का पावर आपको n माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ x का पावर आपको n माइनस 2 दिख रहा है। तो यहाँ जो x होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। यहां बच्चों इन्हें हमने कांस्टेंट कहा, माने इनकी वैल्यूज फिक्स्ड होती है। ठीक है ना, ये अपनी वैल्यूज नहीं बदलेंगे। और x को हमने क्या कहा है यहाँ पे, वेरिएबल। तो x कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है ना, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ऐसे बोलना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आपको रियल नंबर्स के सेट में ही सभी चैप्टर्स पढ़ना है। 10th स्टैंडर्ड को रियल नंबर्स ही है बच्चों। उसके आगे आप फ्यूचर में जब पढ़ोगे तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर्स वगैरह इसी में इंक्लूड होते जाएंगे। तो अभी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x इज अ वेरिएबल, कैन टेक एनी रियल वैल्यू। यहां पे तीसरी चीज जो दिख रही है वो इसके एक्सपोनेंट, x के जो पावर्स है, यहां पे x का पावर n है, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ n माइनस 2 है, और यहाँ x है ही नहीं है। माने आप कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ x का पावर 0 है। यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन 0 तक जब मैं लिस्ट कर रहा हूं, तो ये सभी एक्सपोनेंट्स जो बच्चों यहाँ पे है, ये सभी के सभी एक्सपोनेंट बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आप जानते हो कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन टिल इंफिनिटी आप जा सकते हो। ठीक है, 0 से पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर चालू होता है। पॉजिटिव नहीं कहेंगे इनको, नॉन नेगेटिव कहा जाता है। तो ये 0 से चालू हो रहे हैं। और काउंटिंग नंबर, सभी प्रकार के काउंटिंग नंबर्स, या ऐसे भी बोल सकते हो होल नंबर्स। इन्हें क्या बोल सकते हो आप, होल नंबर्स। आपको पता है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और सभी नेचुरल नंबर्स उसमें आते हैं, तो उन्हीं को हम कहा करते हैं होल नंबर्स। तो यहाँ जो एक्सपोनेंट होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है ना, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल x कब कह सकता हूं, जब यहां पे x की जो पावर्स है, जो डिफरेंट x के एक्सपोनेंट्स है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर होंगे तो ही मैं इसे पॉलिनोमियल ऐसे बोल सकता हूं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऐसे बोल सकता हूं। अदरवाइज दिस इज ओनली
एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल रहने के लिए ये जो कंडीशन मैं आपको पढ़ाया हूं, इसमें ये पावर्स कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं, ये पावर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये पावर्स ऑलवेज क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। 0 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन कभी भी ये नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं रहेंगे। तभी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहा करेंगे, क्या कहते हैं फिर इसे, पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। द यूज्ड वेरिएबल हियर इज एक्स। तो ये तो हो गया बच्चों डेफिनेशन। अब आप समझ गए हो कि पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। कुछ एग्जांपल्स बच्चों इसके डिस्कस करेंगे हम। सपोज आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1। यहां पे माइनस √3 और 1 ये कांस्टेंट्स है बिलोंगिंग टू रियल नंबर सेट R। यहां x का पावर 2 है, यहां x का पावर 1 है, यहां x है ही नहीं है, तो x का पावर आप 0 कंसीडर कर सकते हो। तो यहां जो दोनों कंडीशंस है, कौन सी दो कंडीशंस थी, दीज मस्ट बिलोंगिंग फ्रॉम द रियल नंबर सेट R। तो R से बिलोंग करते हैं ये। दूसरा, एक वेरिएबल होना चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है जो कि है x। तीसरा, जो x के एक्सपोनेंट्स है, x के जो पावर्स है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो फिर इसे मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। तो इसे मैं चलो अब ऐसे लिख सकता हूं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को p ऑफ x। और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। सपोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज टेकन √3 प्लस x स्क्वायर प्लस 5। ऐसे कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेता हूं, तो यहां देखो बच्चों 3 x का रूट है, माने x टू द पावर 1/2 है। हियर x स्क्वायर एंड हियर 5। यहां इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, यहां इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। यूज्ड वेरिएबल भी x है, 1 ही एक वेरिएबल है। यहां ये भी सब रियल नंबर्स है, लेकिन गड़बड़ कहां पे है, यहां x का एक एक्सपोनेंट बच्चों फ्रैक्शनल है। और मैं डेफिनेशन में क्या पढ़ाया था, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल इन x आप तभी बोल सकते हो जब उसमें x नाम के वेरिएबल के सभी पावर्स क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। 1/2 बच्चों इंटीजर नहीं है, यहां ये फ्रैक्शनल है, तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। चलो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको ऐसे दिया है 1/x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 2। यहां बच्चों आप बोलोगे कि सर यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं। आप ही ने कहा था सर कि वेरिएबल के पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ 1 है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ x टू द पावर 0 है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इसे एक स्टेप सॉल्व करूं, इस x स्क्वायर को ऊपर भेजूं, क्यों ऊपर क्यों भेजना है, हमें किसी भी एक्सप्रेशन को ऐसे एक्सप्रेस करना है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है आपको उसको कांस्टेंट इनटू टर्म ऑफ x, कांस्टेंट इनटू टर्म ऑफ x, कांस्टेंट इनटू टर्म ऑफ x, ऐसे ही एक्सप्रेस करना है। तो यहां पे मुझे एक स्टेप बढ़ा के 1 इंटू x टू द पावर -2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये x स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -2 होगा। बाकी तो है ही है, इन्हें कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, यहां x का पावर क्या बन गया, निगेटिव बन गया। तो यही तो एक रीजन है कि हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल में सभी के सभी पावर्स, वेरिएबल के सभी पावर्स, x के सभी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहां ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आई होप बच्चों
डेफिनेशन तो आपको पॉलिनोमियल का समझ गया होगा। अब एक पॉलिनोमियल लेते हैं एग्जांपल की तौर पे। सपोज मैंने ले लिया p ऑफ x इज इक्वल टू √3x टू द पावर 7 प्लस 5x टू द पावर 6 प्लस हाफ x टू द पावर 5 माइनस 9x प्लस 2। ऐसे कोई मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया। अब तो समझ ही गए आपकी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि सभी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके लिए हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। यहां बच्चों ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखा गया है, ठीक है। आप इसे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिख सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिख सकते हो। दोनों तरीके से लिखने को दोनों तरीके से जब लिखा जाता है, एक तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तब उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो ये तो हम आगे देखेंगे, अभी हमें इसका पूरा ऑपरेशन करना है, माने पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती है ये सब हमें अच्छे से समझ लेनी है। तो यहां बच्चों ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यहां समथिंग इंटू एक्स टू द पावर समथिंग है, फिर प्लस या माइनस साइन है। यहां पर भी समथिंग माने एक कांस्टेंट नंबर इंटू एक्स टू द पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहां पे भी कांस्टेंट नंबर इंटू एक्स टू द पावर नॉन नेगेटिव नंबर। यहां कांस्टेंट नंबर -9 है इंटू एक्स टू द पावर 1 है, और यहां एक्स की टर्म ही नहीं है। तो इन सब को कहा जाता है टर्म्स। इसे क्या कहा जाता है? टर्म्स। इन सभी को कंबाइनली कहा जाता है टर्म्स, ठीक है बच्चों। प्लस या माइनस साइन से दो टर्म्स सेपरेट होती है। ध्यान रखने वाली ये यहाँ पे बात है कि प्लस या माइनस साइन से ही टर्म्स सेपरेट होती है। इसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन आपको नहीं चलेगा। अगर आप बोलोगे कि सर ऐसा होता, ठीक है, इनटू, तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तो ऐसा आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। बीच में अगर प्लस या माइनस साइन है तभी उसको आप टर्म बोल सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 टर्म्स है। अब इन सब में x अवेलेबल है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो ऐसी टर्म को कहा जाता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है, उसको कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट टर्म। यहां अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखा है, जैसे यहां पे लिखा ही है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है। तो इस टर्म को कहा जाता है लीडिंग टर्म। इस टर्म को क्या कहा जाता है? लीडिंग टर्म। अब हर टर्म, कोई भी टर्म लो, हर टर्म में क्या होता है? कांस्टेंट टर्म छोड़ के हर टर्म में x टू द पावर सम एक्सपोनेंट इनटू कांस्टेंट नंबर है। यहां पर भी देखो x टू द पावर सम एक्सपोनेंट इनटू कांस्टेंट नंबर। इन कांस्टेंट नंबर्स को कहा जाता है, यहां -9 और यहां √3। इन कांस्टेंट नंबर्स को कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। मैं यहां पे ऐसे सबको लिख के रख देता हूं। इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसमें x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट है √3, x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट है 5, x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट है हाफ, x का कोएफिशिएंट है -9 और कांस्टेंट टर्म है 2, ठीक है। यहां ये जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग टर्म अभी बच्चों मैंने बताया था, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में एक्सप्रेस करते हो, तो जो सबसे बड़े पावर वाला टर्म रहेगा उसको कहा जाता है लीडिंग टर्म। और उसका जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहां पे x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट कौन है? √3 है, तो इसे कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। इसे क्या कहा जाता है? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो चलो बच्चों क्या क्या चीजें पढ़े आप? कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं? जिसमें x जिसके साथ नहीं होता है, या x का पावर जहां पे 0 होता है, उस टर्म को कहा जाता है कांस्टेंट टर्म।
प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड जो होता है उन सभी को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। ठीक है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ एक्स में कोई पॉलिनोमियल लिखा है तो सबसे ज्यादा पावर जिसका होता है, ठीक है, उस टर्म को कहा जाता है लीडिंग टर्म, और उसके कोएफिशिएंट को कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। यहां ये जो नंबर्स है, ठीक है ना, रियल नंबर्स, इनको कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। ये हो गया x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट, x टू द पावर 6 का, x टू द पावर 5 का, x का, और दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से बच्चों हमने पूरी तरीके से क्या कर लिया, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन समझ लिया, पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती है, उसको ऑपरेट करके किस किस को कैसे कैसे टर्म किया जाता है, क्या नाम होते हैं उनके, ये सब हमने अभी समझ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल, मैं दो एग्जांपल्स ले रहा हूं बच्चों। यहां पे एक p ऑफ x मैंने लिया, 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5। इसी पॉलिनोमियल को मैं ऐसे भी लिख सकता था, -5 प्लस 2x माइनस 3x² प्लस 4x³। क्या किया मैंने, यहां डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखा है, और यहां क्या किया मैंने, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स में लिखा है। इन दोनों को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। माने अगर कोई पॉलिनोमियल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ इट्स वेरिएबल में लिखा है, या फिर कोई पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ इट्स वेरिएबल में लिखा है, तब उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है पॉलिनोमियल इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन एक्स, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इन एक्स, और इसे भी कहा जाएगा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इन एक्स। लेकिन ये अगर इधर उधर लिखे गए, पहले x का, फिर x² का, फिर x³ का, फिर कहीं पे -5, ठीक है, ऐसे अगर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तब इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे। तो इसके बाद आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम जनरली पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें दो टाइप, दो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वे से क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स के किए जाते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ टर्म्स से। तो यहां पे केस 1 हम लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले इसमें आता है, सबसे पहला टाइप है नंबर 1 मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं हैविंग, पॉलिनोमियल हैविंग वन ओनली टर्म, वन ओनली टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है उसे कहा जाता है मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया यहां पे 5x। तो यहां पे एक सिंगल टर्म है, तो दिस इज नोन एज द मोनोमियल। दूसरा होता है बच्चों बायनोमियल।
बायनॉमियल में बाय मींस, यहां मोनो मींस 1, यहां बाय मींस 2। तो इसी से पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती है, हैविंग टू एग्जैक्टली ओनली टर्म्स, ठीक है ना, दो टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं p ऑफ x लिखूं 2 माइनस 3x, तो यहाँ 2 एक टर्म हो गया जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, और एक माइनस 3x ये दूसरा टर्म हो गया, इसे टर्म ऑफ x कहेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम गिना सकते हैं, लेकिन इसमें उतना टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कौन से पॉलिनोमियल को कैसे नाम दिया गया है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ये अच्छे से समझना है। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राई माने 3, तो यहां पे आप डायरेक्टली समझ गए होंगे कि हैविंग 3 ओनली टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x मैं यहां पे लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो यहां बच्चों 3 टर्म्स है, ठीक है। और देखते हैं फोर्थ वन, जिसे कहा जाता है क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। क्वाड्री ये वर्ड जो होता है वो 4 से रिलेट किया जाता है, तो क्वाड्रिनोमियल इसे कहा जाता है। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं जिसमें हैविंग 4 ओनली टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मैं 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे अगर कोई पॉलिनोमियल लिखूं तो इसमें देखो बच्चों 1 2 3 4 इसमें टर्म दिया है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। तो एक पांचवा बच्चों यहां पे हम और पढ़ेंगे जिसमें 5 टर्म्स होती है, ठीक है ना, जिसे कहा जाता है क्विंटिनोमियल, ठीक है। क्विंटिनोमियल मींस हैविंग 5 ओनली टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां बच्चों में कोई एग्जाम्पल ऐसे कंसीडर कर सकता हूं, सपोज 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसे कोई मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स है ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें 5 टर्म्स होती है उसे, तो इसे कहते हैं बच्चों क्विंटिनोमियल। तो ये हो गया बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, माने कौन से पॉलिनोमियल में जितनी टर्म्स होगी, जिस पॉलिनोमियल में जितनी टर्म्स होगी उसके हिसाब से उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहां पे एक सिंगल टर्म है इस पॉलिनोमियल में, तो इसे कहा जाता है मोनोमियल। 2 टर्म्स है, एग्जैक्टली 2 टर्म्स है, तो इसे कहा जाता है बाइनोमियल। एग्जैक्टली 3 टर्म्स है तो उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। एग्जैक्टली 4 टर्म्स है तो उसे कहा जाता है क्वाड्रिनोमियल, और एग्जैक्टली 5 टर्म्स है तो उसे कहा जाता है बच्चों क्विंटिनोमियल, ठीक है। हमें 10th स्टैंडर्ड में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल ये 4 जनरली हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं तो कुछ क्वेश्चन बच्चों आपके क्विंटिनोमियल्स के भी इसमें कवर अप करने की कोशिश करूंगा। हमेशा एडवांस स्टडी करना चाहिए, जितना हमें है वो तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो, इसलिए रेफरेंस यूज करना चाहिए और थोड़ा आगे का भी पढ़ना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब हम मैथ्स जैसा सब्जेक्ट चॉइस करें अपने करियर के लिए तो उसमें हमें दिक्कत ना आ जाए। यही बेसिक क्लास में आपके सभी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये तो हो गया बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। classification of polynomials on
द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। तो सबसे पहले बच्चों मुझे तो आपको यह समझा देना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल में उसका डिग्री क्या होता है। ठीक है, यहां मैं कुछ पॉलिनोमियल लेता हूं। p ऑफ x इज इक्वल टू 5x टू द पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में x के जो डिफरेंट पावर्स है वो यहां ध्यान दो। यहां x का पावर 7 है, यहां x का पावर 2 है और यहां ये तो कांस्टेंट टर्म है। x के पावर्स में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया, डिग्री इज इक्वल टू 7। माने डिग्री का डेफिनेशन आप कैसे दोगे? जो पॉलिनोमियल होता है जिस वेरिएबल में वो है, x में हो सकता है, y में हो सकता है, z में हो सकता है, लेकिन सिंगल वेरिएबल का होना चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनी वेरिएबल पॉलिनोमियल, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं हम, ऐसे पॉलिनोमियल्स ही हम 10th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहां पे x इस वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा किसी पॉलिनोमियल इन x में, उस हाईएस्ट पावर को ही कहा जाता है डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि जो सबसे पहला टर्म होता है, यहां एक पॉलिनोमियल मैं और लिखता हूं, 5x टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 6 माइनस 1। तो बच्चे क्या करते हैं, ये पहला टर्म जो होता है उसमें x का जो पावर होगा उसको डिग्री समझते हैं। तो ये बच्चों बिल्कुल ही रॉन्ग है। आपको देखना है कि ये देखो, ये डिसेंडिंग असेंडिंग पावर्स में नहीं लिखा है। ठीक है ना, यहां आपको x के सभी पावर्स चेक करना है। हियर इट इज 5, हियर इट इज 3, हियर इट इज 6। 3, 5 और 6 में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 6 है। तो यहां पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 6। तो डिग्री तो आप समझ गए हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। यहां ध्यान रहे, लेकिन वो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएट पॉलिनोमियल होना चाहिए, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ऐसे पॉलिनोमियल होना चाहिए। एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए डिग्री का डेफिनेशन बच्चों डिफरेंट होता है, वो तो हम आगे कभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डिग्री तो समझ गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशंस देखेंगे, माने टाइप देखेंगे। तो पहला टाइप होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों? डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। इसका एग्जांपल सपोज p ऑफ x है 4। यहां ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहां अगर मैं x लिखूं तो x का पावर मुझे यहां 101% डेफिनेटली क्या लिखना पड़ेगा? 0। तो यहां हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो गया? 0 हो गया। सच अ पॉलिनोमियल whose degree is 0 is known as the constant polynomial। तो p of x is equals to k, ऐसे भी लिख सकते हो आप। p of x is equals to k where k belongs to r, माने कि एक कोई रियल नंबर होगा, तो इसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड होता है कांस्टेंट के बाद लीनियर पॉलिनोमियल। टोटल बच्चों में ये आपको 11 प्रकार की पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, जिसमें डिग्री डिफाइंड होने के 10 होते हैं और जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है वो एक, ऐसे टोटल मैं आपको 10 तक पढ़ाऊंगा। तो यहां लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होता है 1। इसका एग्जांपल देखेंगे तो सपोज मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। यहां
x का जो एक्सपोनेंट है यहाँ 1 है और यहाँ x का एक्सपोनेंट 0 है, तो 0 और 1 में ग्रेटेस्ट कौन है? 1 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये एक क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। यहां हम समझ गए कि उस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल कि जिसका डिग्री 2 है उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। दूसरा और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 5। यहां x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, तो यहाँ x के पावर्स में सबसे हाईएस्ट कौन है? 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया, इसीलिए दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ इस एग्जांपल में देखो बच्चों, x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 0 है, 0 और 2 में 2 इज ग्रेटेस्ट, hence degree of this polynomial is coming 2, hence it is quadratic polynomial। तो यहाँ बच्चों एक चीज हमें समझ में आई, एक दूसरा एग्जांपल मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए ज्यादा थोड़ा। यहाँ एक चीज हमें क्लियरली समझ में आई कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है आपके लिए, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की है। दूसरी चीज 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का सेपरेट चैप्टर दिया है, उसमें भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का नॉलेज बहुत ज्यादा काम का है। तीसरी चीज, आप जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में स्क्वायर यूज किया जाता है, माने पावर 2 होता है, तो उसमें भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नॉलेज का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि सबसे पहला चैप्टर मैंने ये क्यों चॉइस किया। अगर ये चैप्टर किसी बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसको बाकी चैप्टर्स में हाथ पैर हिलाने में डर नहीं लगेगा, लेकिन ये चैप्टर आपको किसी बहुत एक्सपीरियंस टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उड़ता उड़ता नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करके बहुत प्रॉपरली समझ के ही पढ़ना पड़ेगा, तब आप में वो नॉलेज गेन होगा, तो आपको बाकी चैप्टर्स में वो नॉलेज काम में आएगा, ठीक है। आप अगर बाउंड्री में रह के पढ़ोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे 11 पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे हैं, मुझे तो काम 3 ही पॉलिनोमियल्स का है, तो मैं क्यों इतना ज्यादा मेहनत करूं, क्यों फालतू में बाकी की पॉलिनोमियल्स करूं। बच्चों ये बाकी की पॉलिनोमियल्स करने से कैसे होता है, अगर हम छोटे चीज से बहुत बड़ी चीज तक अगर जाते हैं, छोटे से न्यूमेरिकल्स को बहुत प्यार से एंजॉय करते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और ऐसी लिमिट क्रॉस कर देते हैं अलजेब्रा की कि हाईएस्ट अलजेब्रिक लेवल वाले क्वेश्चंस भी अगर हम कर ले अच्छे से, तो फिर एग्जाम में चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको उसका डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप क्योंकि बहुत क्या कहते हैं, कुएं में तैर चुके हो, नदी में तैर चुके हो, समंदर में भी तैर चुके हो, तो अब बाद में आपको कहीं पे भी तैरने का डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कुएं में ही अगर डबक डुबक करते होगे और समंदर आप में आपको धक्का दे दिया किसी ने, या फिर किसी बहुत बड़े नदी में डाल दिया जिसका फ्लो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे समय आप वहां पे तैर नहीं पाओगे। तो इसीलिए सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स के, सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स पे आपका बहुत अच्छा पकड़ होना जरूरी है। तो मेरे बच्चों को हमेशा मैं वास्ट नॉलेज देने की सोचता हूं, जितना उनको काम का है वो भी, जो प्रीवियस
क्लासेस में पढ़े वो भी रिवाइज करा देता हूं। इस क्लास में जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा के देता हूं, और फिर जो आगे के क्लासेस में उनको भुगतना है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं उनको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। तो ये एक टीचर का कर्तव्य होता है, नहीं तो फिर सिर्फ एनसीईआरटी रटा लिया बच्चों से तो उनका रिजल्ट तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन वो जब 11th 12th में सपोज जेई के लिए अप्लाई करते हैं या जेई करना चाहते हैं तो ऐसे समय उनका क्या कहते हैं नॉलेज वहां पे काम में नहीं आएगा, वो बच्चे आउट हो जाते हैं। तो बच्चों कहां तक पहुंचे थे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 p ऑफ x एग्जांपल x² - 2, और दूसरा एग्जांपल जो मैं एक्सप्लेन करके दिया था वो मिटा दिया। फोर्थ होता है बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के बाद सॉरी बच्चों बाय क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक लेना चाहिए था। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां क्यूबिक पॉलिनोमियल में डेफिनेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है उसे हम कहा करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 1 ऐसा कोई पॉलिनोमियल है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल में x के पावर्स देखो 1, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया 1 2 3, इसमें सबसे हाईएस्ट है 3, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 3। इट्स व्हाई इट इज नोन एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ वन होता है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूं। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होता है 4, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 1। दो टर्म लिखा हूं मैं सिर्फ, डिग्री यहाँ पे 4 है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ टर्म्स चाहे जितनी हो, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 5 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये मैं बाद में आपको समझा दूंगा। लेकिन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो। इसे बच्चों क्वाड्रेटिक भी कहा करते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट कहना रहेगा इसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाद में आता है बच्चों क्विंटिक पॉलिनोमियल, सिक्स्थ वन। अब बच्चों स्पेस नहीं है मेरे पास यहाँ, तो चलो मैं ये दो हेडिंग मिटा देता हूँ, तीनों में हेडिंग मिटा देता हूँ, और यहाँ ऊपर की जगह लिखता हूँ। एक यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अभी, सिक्स्थ वन क्विंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगा? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 5। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 2, ऐसे कोई मैं पॉलिनोमियल लिखा हूं। यहाँ अगर सबसे हाईएस्ट पावर देखोगे x का तो वो है 5, मींस इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 है, और ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहा करते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। बाद में आता है बच्चों क्विंटिक के बाद में सेक्टिक, ओके। तो सेवंथ वन, इसको हेक्सिक भी कहते हैं। तो सेक्स्टिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री होता है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 6। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख ले 5x टू द पावर 6 माइनस 1, यहाँ डिग्री p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल का डिग्री मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है, मींस दिस पॉलिनोमियल इज सेक्स्टिक पॉलिनोमियल, या इसको हेक्सिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। बाद में एट्थ पॉलिनोमियल होता है सेप्टिक, ठीक है, सेप्टिक पॉलिनोमियल। इसमें इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, ये डिग्री होता है 7। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 7 प्लस 3x² माइनस 1। यहाँ x का हाईएस्ट पावर 7 दिख रहा है, डिग्री इसका 7 हो गया। पॉलिनोमियल को हम कहेंगे इसको सेप्टिक। इसे बच्चों हेप्टिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, ठीक है। 9th नंबर का पॉलिनोमियल है ऑक्टिक।
ऑक्टिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री जो होता है, ये डिग्री होता है 8। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 8 माइनस 1। ठीक है, ऑक्टिक के बाद में आता है 10th पॉलिनोमियल नोनिक। ठीक है, ये लीनियर को मिटा देता हूं अभी, और कांस्टेंट और लीनियर को मिटा दिया मैं। बाद में 10th होता है नोनिक पॉलिनोमियल, नोनिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री होता है इसका 9। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x टू द पावर 9 माइनस 7। यहाँ x का हाईएस्ट पावर 9 दिख रहा है, डिग्री इसका 9 हो गया, पॉलिनोमियल हो गया ये नोनिक पॉलिनोमियल। और 11th वाला पॉलिनोमियल होता है डेसिक। ठीक है, पॉलिनोमियल, डेसिक पॉलिनोमियल में बच्चों डिग्री होता है पॉलिनोमियल का 10। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 3। यहाँ x का हाईएस्ट पावर 10 है, डिग्री इसका 10 हो गया, पॉलिनोमियल को हम कहते हैं डेसिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ बच्चों ये टोटल 11 पॉलिनोमियल्स हम पढ़े। ठीक है ना, सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। दूसरा पढ़े हमने लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है। तीसरा पढ़े हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 होता है। फिर पढ़े हम क्यूबिक पॉलिनोमियल चौथा। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने देखा कि डिग्री 3 होता है। पांचवा पॉलिनोमियल हम पढ़े बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 4 होता है। 6th पॉलिनोमियल पढ़े हम क्विंटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 5 होता है। बाद में पढ़े हमने सेक्स्टिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 6 होता है। बाद में पढ़े हमने सेप्टिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 7 होता है। बाद में पढ़े हमने ऑक्टिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 8 होता है। फिर पढ़े हमने नोनिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 9 होता है। फिर पढ़े हमने डेसिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 10 होता है। तो ऐसे ये 0 से लेके 10 डिग्री रहने तक हमने सभी पॉलिनोमियल, जिसमें टोटल 11 पॉलिनोमियल्स के हमने टाइप पढ़े। ये जो टाइप थे बच्चों, दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। ओके, तो डिग्री क्या है उसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल का इसमें क्लासिफिकेशन किए। अब सपोज एक पॉलिनोमियल में और ले लेता हूं 12वां। ठीक है, इसमें 11 टोटल पॉलिनोमियल्स हम पढ़े। अब 12th पॉलिनोमियल एक और लेता हूं, जिसे कहते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। 12th वन यहां पढ़ रहे हम जीरो पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन होता है बच्चों अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विथ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है ना, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो is known as जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा हूं अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। यहां बच्चों p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब हम पढ़े थे तो वो p ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग, जैसे मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, या p ऑफ x इज इक्वल टू k लिख दिया, वेयर k बिलोंग्स टू r बट k इज नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ k एक कोई रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर है जो जीरो वैल्यू नहीं ले सकता है, तो इसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहां पर भी p ऑफ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर है, तो इसे भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, लेकिन इसे एक्चुअली क्या कहना ठीक होगा, जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो हमने डिग्री पढ़ा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो हमने डिग्री पढ़ा था, तो यहाँ x टू द पावर आप सिर्फ और सिर्फ जीरो लिख सकते हो, क्योंकि x टू द पावर जीरो का आंसर 1 आएगा और 5 into 1 तभी यहाँ पे 5 बनेगा। यहाँ पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ x टू द पावर जीरो लिख सकता हूं, क्योंकि x टू द पावर जीरो का आंसर 1 आएगा और फिर k into 1 k आएगा, तो यहां एग्जैक्टली डिग्री होता था जीरो।
लेकिन यहां देखो बच्चों, मैं x टू द पावर 0 लिखूं तो x टू द पावर 0 मीन्स 1 होगा, 1 इंटू 0 फिर से 0 ही आ जाएगा। अगर मैं x टू द पावर 1 लिखूं तो 0 इंटू एक्स फिर आंसर 0 आ जाएगा। अगर मैं x टू द पावर 2 लिखूं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर फिर से आंसर 0 आ जाएगा। x टू द पावर मैं 3 लिखूं तो भी 0 इंटू एक्स क्यूब आंसर विल कम 0 ओनली, क्योंकि 0 के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होता है आंसर हैव टू कम 0 ओनली। तो यहां पे मैं पहले 0 रखा तो डिग्री 0 हो गया, जब मैंने 1 रखा तो डिग्री 1 भी हो गया, जब मैंने 2 रखा तो डिग्री इसका 2 भी हो गया, 3 रखा तो डिग्री 3 भी हो गया। माने मैं जो भी नंबर रखूं, जो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर रख दूं, वो इसका डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए यहां एक चीज ध्यान में रखो कि एक नोट यहां पे मेंशन करना जरूरी है। कौन सा नोट? डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि अभी अभी हमने चेक किए कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्रीज बहुत सारी हो सकती है। कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर आप उसका डिग्री बना के लिख सकते हो, मतलब इसका डिग्री ही डिफाइंड नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहां पे सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास में है 5x प्लस 3। ठीक है ना, एक लीनियर पॉलिनोमियल एज ए एग्जांपल मैं लिया हूं। सपोज मैंने p ऑफ 1 निकाल लिया तो 5 इंटू 1, x को मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, प्लस 3, 5 1 जा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, माने p ऑफ 1 इज इक्वल टू मेरा आया आंसर 8। यहां इसको कॉन्सेप्चुअली बच्चों कैसे समझा जाता है, इसे थ्योरेटिकली लिखा जा सकता है वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 इज 8। अब आप क्लियरली समझ ही गए होंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहां क्या नोट है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x at x is equals to k, where k belongs to कोई भी रियल नंबर हो सकता है r is p of k। यहां जैसे मैंने वैल्यू ऑफ p of x at x is equals to 1 क्या मिला? 8, माने p of 1 क्या मिला? 8। तो p of 1 क्या हो गया? at x is equals to 1 इस p of x का वैल्यू हो गया। तो at x is equals to k, p ऑफ x का वैल्यू फिर क्या आना चाहिए? p ऑफ k आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज p ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है। तो सपोज मैं निकालना चाहता हूं p ऑफ 0, तो यहां आएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, p ऑफ 0 का आंसर मेरा आ रहा है 3। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज कमिंग 3। तो p ऑफ 0 इसका वैल्यू हो गया, और वो वैल्यू क्या है? 3 है। अगर मैं p ऑफ 1 निकालना चाहूं इसी में, तो p ऑफ 1, तो यहां 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, p ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, देन p ऑफ 1 इज 6। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज p ऑफ 1 एंड द आंसर ऑफ दैट वैल्यू इज 6। तो ये हो गया बच्चों वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन नंबर x इज इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू r, माने k कोई एक रियल नंबर होता है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है बच्चों, जो बहुत बेसिकली क्लियर होने चाहिए न्यूमेरिकल्स में एंट्री करने के पहले। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पूरा चैप्टर बच्चों लगभग इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां इसका डेफिनेशन, अ रियल नंबर k is
said to be a zero of a given polynomial p of x if and only if p of k is equals to 0। माने k नाम का नंबर x की जगह प्लेस करने पे p ऑफ k माने k पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता होगा तो इस k को जो कि 0 मेकर है, इस k को क्या कहा जाता है? 0। ध्यान रहे बच्चों, 0 माने ये वाला 0 नहीं, यहां 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस ऐसा नंबर जो 0 भी हो सकता है, अदर देन 0 भी हो सकता है, ऐसा नंबर जिसे प्लेस करने से, x की जगह जिसे रिप्लेस करने से आंसर ही उस पॉलिनोमियल का 0 बन रहा होगा या वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 बन रहा होगा, उस नंबर को कहा जाता है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल समझने के लिए सपोज p ऑफ x इज टेकन 5x माइनस 1। सपोज बच्चों मैं p ऑफ 1/5 निकाल रहा हूं, माने x को किससे रिप्लेस कर रहा हूं मैं? 1 डिवाइडेड बाय 5 से। तो यहां 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, 5 कैंसल, तो 1 माइनस 1, आंसर इज कमिंग 0। तो देखो बच्चों p ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर 0 आ रहा है, मतलब देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/5 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। हमको जो p ऑफ x गिवन था उस p ऑफ x का एक 0 कौन हो गया? x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5। ये नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, कितने हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको अभी इसके डिटेल में नहीं जाता हूं। और एक एग्जांपल चाहे तो हम यहां डिस्कस कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x माइनस प्लस 2 ले लेता हूं, ठीक है। यहां बच्चों p ऑफ 1 कैलकुलेट करके देखता हूं मैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, जहां जहां x होगा वहां मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, ये माइनस 3 एज इट इज, आंसर इज कमिंग 0। अब देखो बच्चों p ऑफ 1 का आंसर यहां पे क्या आ रहा है? मेरा 0 आ रहा है। सपोज मैं p ऑफ 2 निकालूं, तो p ऑफ 2 निकाल के देखते हैं, माने x की जगह मैं 2 रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 2 जा 6, ये प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6, आंसर इज कमिंग 0। तो p ऑफ 1 एज वेल एज p ऑफ 2 दोनों 0 आ रहे हैं, माने इससे और इससे क्या पता चल रहा है? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो यहां एक चीज ध्यान में रहे, जो नंबर x की जगह रिप्लेस करने से पॉलिनोमियल का आंसर या वैल्यू 0 आ रहा होगा, उस नंबर को हम कहते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां बहुत से बच्चे जीरोस को रूट भी कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ध्यान रहे बच्चों, पॉलिनोमियल्स में ठीक है बोल लोगे तो कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉलिनोमियल्स में जीरोस कहा जाता है और इक्वेशंस में रूट्स कहा जाता है, ठीक है ना। इक्वेशन में इन्हीं नंबर्स को क्या कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल में ज्यादा करेक्ट क्या बोलना रहेगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ये बोलना उचित नहीं है, बोल भी दोगे तो भी ऐसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट मैथमेटिकली अगर सोचा जाए तो इन्हें कहा जाना चाहिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों एक छोटा सा लास्ट टॉपिक अभी बचा है, बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर में इस नॉलेज के साथ प्रॉपरली एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट टॉपिक अब इस सेक्शन में, ठीक है ना, फंडामेंटल्स में बचा हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स।
number of terms, number of maximum terms, number of maximum terms in a polynomial. अब मैं कुछ पॉलिनोमियल लेता हूं बच्चों। पहला लिया मैंने p of x is equals to ax plus b where a is not equals to 0। दूसरा लिया मैंने p of x is equals to ax square plus bx plus c where a is not equals to 0, a comma b comma c belongs to r, यहां भी a comma b belongs to r। एक और ले लेता हूं p of x is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equals to 0, a comma b comma c comma d all are belonging to r। सिर्फ और सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 रहे तो भी चलता है। यहां देखो बच्चों डिग्री कितनी थी 1, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स कितनी है 1 और 2, 2 टर्म्स है। यहां डिग्री क्या है 2, नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है, इससे कम हो सकती है। समझो ये b 0 है तो हट गया है ax स्क्वायर प्लस c, 2 ही टर्म्स है। c भी 0 है तो ये भी हट गया, तो ax स्क्वायर एक ही टर्म है, ठीक है। मिनिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम यहां पे 3 है। डिग्री 2 थी, नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम 3 है। यहां डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। तो यहां एक चीज समझ लो कि किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री n है n, तो उसमें डिग्री अगर n है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n प्लस 1। यहां देखो डिग्री 1 थी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2, 1 मोर देन 1। यहां डिग्री 2 थी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 1 मोर देन 2। यहां डिग्री 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, ठीक है, 1 मोर देन 3। यहां डिग्री अगर n है किसी पॉलिनोमियल का तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स उसमें हो सकती है n प्लस 1। उससे कम भलाई हो सकती है बच्चों, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे सर अगर आपने बोला है कि डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 होनी चाहिए। अगर मैंने ऐसे लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d, और आप बोलोगे सर यहां तो डिग्री 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स गिनो बरा सरब 1 2 3 4 है, तो आप कैसे बोल रहे हो सर कि 2 अगर डिग्री है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 ही रहनी चाहिए, यहां तो 4 दिख रही है। तो ये गलत है बच्चों, यहां 4 टर्म नहीं है, यहां 3 ही टर्म है। आप बोलोगे सर 3 कैसे है, आपने तो बोला था प्लस या माइनस साइन के बाद गिनो टर्म्स। यहां बच्चों ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है। अब कौन सा टर्म बचा एक्स टू द पावर 0, तो c प्लस डी को ब्रैकेट में लिखो और लिखो एक्स टू द पावर 0। तो c प्लस डी ये दोनों कांस्टेंट नंबर्स है बच्चों, इनका एडिशन एक कांस्टेंट नंबर आएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये एक्स वाला टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। अब गिनो, अब कितनी हो जाएगी टर्म्स 1 2 3। तो इसीलिए अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 ही होते हैं, उससे कम हो सकते हैं, मिनिमम 1 टर्म हो सकता है, मैक्सिमम n प्लस 1 टर्म्स हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा टर्म्स यहां पे नहीं हो सकती है। तो यहां तक बच्चों हमने टोटल अभी तक 10 टोटल टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड क्या कहते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया हूं। सबसे पहले तो हेडिंग हमारा था पॉलिनोमियल, बहुपदी जिसको कहते हैं। पॉलिनोमियल 10 स्टैंडर्ड को हमें जो पढ़ना है वो यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल है, माने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो हमने एक ही वेरिएबल यूज किया, हमने यूज किया x, चाहे y यूज करो, z यूज करो, w यूज करो, खुद का नाम यूज करो, खुद का नाम भी आप उसमें यूज कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हमने देखे डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, सबसे पहला टॉपिक था। फिर दूसरे टॉपिक में हमने
पॉलिनोमियल पे ऑपरेशन करके अलग अलग टर्म्स, पॉलिनोमियल में लीडिंग टर्म किसे कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या टर्म्स किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट कैसे किसे कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, ये सब चीजें पढ़े। तीसरा हमने टॉपिक पढ़ा था बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। चौथा टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। पांचवा टॉपिक हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने एक स्पेशल पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसको मैंने कहा था जीरो पॉलिनोमियल। फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे हम, फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, बीच में एक पॉइंट छूट गया बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने बीच में पढ़े थे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हम पढ़े अभी नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। तो ध्यान रहे बच्चों, हम किसी भी चैप्टर को चालू करते समय फॉर्मूला, सॉल्व न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज, ऐसे जो हमारा अभी तक का क्या कहते हैं पढ़ाई जैसे चलते आ रहा था उससे थोड़ा बाहर निकलो। चैप्टर इस तरीके से चालू किया जाता है बच्चों, उसका पूरा जो टर्मिनोलॉजी होता है हर चीज बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड होने के बाद में अब हम चैप्टर में प्रॉपरली एंट्री कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लीनियर पॉलिनोमियल का बहुत अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। एवरीथिंग वी विल स्टडी अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत अच्छे से डीप में उस पॉलिनोमियल को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।